हेलो गाइस, व्हाट्स अप। माय नेम इज डॉक्टर साइमन एंथनी। मैं आप लोगों का लॉ फैकल्टी हूँ। बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिलेबस, ये जो कंटेंट मैं डिलीवर करने वाला हूँ, ये सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपके साथ मेरा ये कुछ छोटे समय के लिए लेक्चर होने वाला है। ध्यान से हर बात को सुनना, समझना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं लॉ के साथ। अब आप सभी को शायद थोड़ा थोड़ा लॉ का ज्ञान होगा। बेसिकली हम सभी सोचते ये है कि लॉ में क्या होगा। लॉ यानी कानून। तो एक कानून के पर्सपेक्टिव से, एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम लोग कानून समझने की कोशिश करते हैं, पहली बात। अब जब लॉ बोला जाता है, आपको समझ में आता है कि देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं, ये देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये बहुत सारे हैं। इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पूरी तरीके से पढ़ने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए लॉ में एंड सीए फाउंडेशन के सिलेबस में आप लोगों को ये बताया कि हम लोग ध्यान देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉस पे, जो कि सीए फाउंडेशन में आपका 100 मार्क का सब्जेक्ट है। एंड ये सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए चाहिए 100 में से 40 मार्क। करेक्ट? तो आपको, इफ यू अवेल 40 मार्क, देन आप ये 100 मार्क के पेपर में पास हो जाओगे। बेर मिनिमम चाहिए। अब ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेसिक फर्स्ट चैप्टर दिया है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि हम लोग लास्ट में देखते हैं जनरली। एंड सबसे पहले चैप्टर हम देखते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे, देन विल मूव टू सोगा, एंड देन विल मूव टू सम अदर सब्जेक्ट, सम अदर टॉपिक्स। चलिए, तो मैं आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो मेरी बात ध्यान से हर बात सुनना, ताकि आपको पूरी तरीके से समझे। हम लोग, जैसे मैंने बताया, बिजनेस लॉस के बारे में सीखने वाले हैं। बिजनेस लॉस के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो शुरुआत करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब बिजनेस लॉज में सबसे बेसिक टॉपिक होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हर बिजनेस चलता है तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर चलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। सर, आप ये बताओगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बिजनेस चलता है तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर चलता है, अदरवाइज बिजनेस नहीं चल सकता। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर मान लीजिए एक है बायर और एक है सेलर। सेलर ने गुड्स सेल किया, बायर ने पैसा दिया। क्या इसको ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? द आंसर इज यस। इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो मतलब बाइंग सेलिंग होना चाहिए तो क्या बिजनेस चलेगा? जी हाँ। इन शॉर्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तभी बिजनेस चलेगा। जी हाँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितना जरूरी है। अगर बिजनेस को चलाना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और डीप में समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ताकि आपको बिजनेस चलाने में, बड़े बड़े बिजनेस रन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। चलिए, अब बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है, आप सभी को बता दूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो बनता है अग्रीमेंट के साथ। किसके साथ? अग्रीमेंट के साथ। किसके साथ बनता है? अग्रीमेंट। मतलब सर, ये कॉन्ट्रैक्ट जिस पर आपने अभी हमको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, वो किसके साथ फॉर्म होगा? वो बनेगा किसके साथ? अग्रीमेंट के साथ। अब सर, आप नए नए टर्म ला रहे हो, अग्रीमेंट क्या है? सिंपल सी भाषा में बताता हूं अगेन। एक पर्सन है जिसने ऑफर दिया, चाहे वो ऑफर हो सकता है अलग अलग चीज का। लेट्स से बाइक सेल करने का ऑफर दिया, मतलब ये पर्सन जिसने ऑफर दिया वो बाइक सेल करना चाहता है। करेक्ट? अब किसी एक्स वाई जेड दूसरे बंदे को ऑफर दिया, तो जिसको ऑफर दिया, मान लीजिए वो ये है, तो इसको ऑफर मिला है, तो ये ऑफर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मतलब अगर इसको बाइक खरीदनी हो तो ये इसकी बेचने वाली बाइक को खरीदने की कोशिश करेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब ये बंदा, जिसका नाम हम रख देते हैं गोलू, गोलू ने क्या किया?
ये बाइक का जो उसको ऑफर आया वो उसने एक्सेप्ट किया, यानी कि बाइक अब जाने वाली है किसके पास? गोलू के पास। अब गोलू को तो फ्री में बाइक नहीं मिलेगी, गोलू को बदले में क्या देने पड़ेंगे भाई को? पैसे देने पड़ेंगे। तो गोलू ने पैसा दिया। करेक्ट? करेक्ट, गोलू ने क्या दिया? पैसा दिया। तो बच्चों यहां से गई बाइक, यहां से आया, यहां से आया पैसा, यहां से क्या आया? पैसा आया। बाइक गई और पैसा आया। तो मतलब हम क्या ये समझ सकते हैं कि एक ऑफर जो यहां से गया, उसी ऑफर पे क्या मिला? एक्सेप्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? जब भी आपको इस तरीके से चीज मिल जाए, यानी कि हम ये बोले, यानी कि हम इस तरीके से चीज मिल जाए, यानी कि हम बोले कहीं ऑफर है, यानी कि वो बाइक वाले बंदे ने ऑफर दी थी, और उस पे एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट। आप बोलोगे सर समझ में आया, ये तो समझ में आया, लेकिन सर इधर भी देखो ना, एक और चीज ऐड में रखिए, कंसिडरेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखिए यहां पर क्या बाइक यहां गई गोलू के पास? आप बोलेंगे हाँ सर बाइक तो गोलू के पास गई। क्या पैसा इस ऑफर देने वाले पर्सन के पास गया? आप बोलोगे हाँ सर पैसा तो उसके पास गया। बच्चों गोलू को क्या चाहिए था? गोलू को चाहिए था बाइक। तो गोलू के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? बाइक हुआ कंसिडरेशन गोलू के लिए। समझ में आया? अब गोलू के लिए बाइक हुआ कंसिडरेशन, ये हुआ गोलू के लिए। लेकिन जिसने ऑफर दिया, इसका नाम चलो रख ही देते हैं मोलू। मोलू को क्या चाहिए था? बाइक उसने दी, तो उसको बदले में क्या चाहिए था? बदले में उसको चाहिए था पैसा, तो उसको पैसा मिला। तो मोलू को चाहिए था पैसा, तो मोलू का कंसिडरेशन क्या हुआ? मोलू का कंसिडरेशन क्या हुआ? मोलू का कंसिडरेशन हुआ पैसा। आई रिपीट, आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आई रिपीट, गोलू को बाइक चाहिए थी, तो उसका कंसिडरेशन क्या हो गया? बाइक। मोलू को चाहिए था पैसा, तो मोलू का कंसिडरेशन क्या हो गया? पैसा। तो सर इसी को कहते हैं कंसिडरेशन। तो अब इस पर्टिकुलर छोटी सी चीज में देखो, क्या ऑफर था? जी हां सर ऑफर तो था। क्या एक्सेप्टेंस हुआ? जी हां सर एक्सेप्टेंस भी हुआ, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ। और इसके बीच में क्या कंसिडरेशन आया और कंसिडरेशन गया? और बोलेंगे हाँ सर कंसिडरेशन आया भी और कंसिडरेशन गया भी। तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, तीनों चीज मिल जाती है तो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। देखो, तो पहली चीज अग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऑफर हो, उस पर एक्सेप्टेंस हो एंड उनके बीच में कंसिडरेशन हो, तो क्या बनेगा? अग्रीमेंट। अब सर आपको, सर आपने अब तक सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है नहीं बताया। आपने अग्रीमेंट तो बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का संबंध क्या है। ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूं अभी आप लोग को, सब लोग एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। आप देखिए, मैंने आपको बताया सर अग्रीमेंट क्या है ना? अग्रीमेंट है क्या? अब अब ऐसे कई सारे अग्रीमेंट होते हैं हमारी जिंदगी में, जो कि हम मजाक में भी करते हैं, दोस्ती यारी में करते हैं, लेकिन मीन नहीं करते। एक हस्बैंड का एक वाइफ से अग्रीमेंट होता है, लेकिन वो अग्रीमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मीन नहीं करते। हस्बैंड बहुत वादे करता है वाइफ को, लेकिन कभी कभार पूरे नहीं कर पाता। हस्बैंड बोलता है कि मेरे लिए पकोड़े बना दो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। खा के हस्बैंड मस्त सो जाता है, और पकोड़े खा के सो जाता है, और घुमाने का नामो निशान नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं हमारे बीच में, लेकिन क्या हर अग्रीमेंट को हमको सीरियसली लेना चाहिए? द आंसर इज नो। लेकिन क्या हर अग्रीमेंट को हमको मजाक में लेना चाहिए? अगेन द आंसर इज नो। कुछ अग्रीमेंट्स को हमें एकदम सीरियसली लेना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये बाइक का एग्जाम्पल था। एक बंदे से बाइक आ रही थी, दूसरे बंदे को पैसा जाना चाहिए। क्या यह अग्रीमेंट सीरियसली लेना है? आप बोलोगे हाँ सर, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बराबर है। और कोर्ट भी क्या बोलेगा? किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी क्या बोलेगा? किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या ये अग्रीमेंट सीरियसली लेना है हमको? द आंसर इज यस। ऐसे अग्रीमेंट में कोर्ट बोलता है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का धोखा ना हो, तो ऐसे अग्रीमेंट को कोर्ट बोलता है मैं इसको सपोर्ट करूंगा। अगर आप ऐसे अग्रीमेंट कर रहे हो, तो कोर्ट को आपको सपोर्ट मिलता है। यानी कि यानी कि यानी कि अगर
अगर अगर मैं ये बोलूं कि सर आपके साथ अग्रीमेंट किया गया, किसी ने अग्रीमेंट किया, आपके साथ अग्रीमेंट किया, प्लस नॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है, पकोड़े का अग्रीमेंट ऐसा है जहां कोर्ट बोलता है किसी का नुकसान ना हो और इसमें मैं सपोर्ट करूंगा, प्लस इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉ एनफोर्सिबिलिटी या एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, आप आइदर ऑफ द वेज भी बोल सकते हो, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो आप ये भी कह सकते हो। तो अग्रीमेंट भी हो और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो। जब ऐसा सिचुएशन हो कि आप अग्रीमेंट कर रहे हो और कोर्ट बोलता है कि आपके अग्रीमेंट में कुछ ऊपर नीचे हुआ, आपको किसने धोखा दिया, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं उसको सजा सुनाऊंगा, तो ऐसा कुछ हो अग्रीमेंट, तो हम उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट किसे बोला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कोर्ट भी आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट ही मतलब ऐसा चीज, ऐसा अग्रीमेंट है जहां कोर्ट आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अब आपको मैं दूसरा भी एग्जांपल लेके चलने वाला हूं। मुझे एक बात बताइए एक अग्रीमेंट हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ हस्बैंड वाइफ का, ठीक है? एक हस्बैंड था, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी। हस्बैंड था, वाइफ थी। हस्बैंड ने बोला कि मेरे को पकोड़े बना दो, हस्बैंड ने बोला मुझे पकोड़े खिला दो यानी बना दो, मैं आपको घुमाने लेके चलूंगा। तो वाइफ की तरफ से क्या जाने वाला था? पकोड़े। और हस्बैंड की तरफ से क्या जाने वाला था? एक लॉन्ग ड्राइव। ठीक है? तो अब हस्बैंड ने पकोड़े तो खा लिए, यानी कि हस्बैंड को उसका कंसिडरेशन कंसिडरेशन मिल गया। करेक्ट? वाइफ को कंसिडरेशन मिलने वाला था लॉन्ग ड्राइव, लेकिन उसी समय में हस्बैंड ने क्या किया? खा के सो गया। वाइफ का उसका कंसिडरेशन मिला क्या? नहीं मिला। गलत हुआ ना? तो क्या सोचिए, क्या वाइफ कोर्ट जाएगी कि मेरा हस्बैंड एक नंबर का नालायक आदमी है, पकोड़े खा के घुराटे मार के सो गया है? क्या वाइफ कोर्ट जाएगी? कोर्ट जाएगी तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा और कोर्ट भी इसको सीरियसली लेगा नहीं। सर लेकिन आप एक बात इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि क्या है? सर लेकिन क्या इसमें अग्रीमेंट है या नहीं है? सोच के देखिए, इसमें अग्रीमेंट है या नहीं है। मेरे के मानो तो देखो अग्रीमेंट है, बताओ कैसे? देखो, हस्बैंड ने बोला मेरे को पकोड़े खिलाओ, तो हस्बैंड ने क्या दिया? ऑफर दिया कि मेरे को क्या खिलाओ? पकोड़े खिलाओ, और मैं तुम्हें क्या कराऊंगा? लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलूंगा। करेक्ट है? हस्बैंड ने ऑफर दिया ये वाला, वाइफ ने बोला डन, यानी कि वाइफ ने जो डन बोला इसका मतलब ही क्या था? एक्सेप्टेंस था कि हाँ चलेगा, मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगी और उसके बाद आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलना। तो वाइफ ने क्या दिया? एक्सेप्टेंस दिया। तो एक सेकेंड सर, ऑफर आ गया सर, है ना? उसके साथ साथ क्या आ गया? वाइफ की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गया। आई रिपीट, ऑफर आया, उसकी तरफ वाइफ की तरफ से क्या आ गया? एक्सेप्टेंस आ गया। ध्यान से देखो, कंसिडरेशन भी था कि पकोड़े तो कंसिडरेशन थे ना हस्बैंड के, और वाइफ का कंसिडरेशन क्या था? लॉन्ग ड्राइव। तो क्या कंसिडरेशन भी है? जी हाँ सर। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड सर, ऑफर है क्या नहीं सर? ऑफर है कि नहीं है सर? यस ऑफर है। एक्सेप्टेंस है कि नहीं सर? सर एक्सेप्टेंस देख लो सर, एक्सेप्टेंस यस है। उसके बाद सर कंसिडरेशन है या नहीं है सर? तो तीनों है सर, तीनों ही है। तो ये क्या अग्रीमेंट बन जाएगा सर? अग्रीमेंट है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये अग्रीमेंट तो है, ये अग्रीमेंट तो है, लेकिन ऐसे अग्रीमेंट को कोर्ट सपोर्ट करेगा क्या? एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, बाय लॉ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोर्ट इसको सीरियसली लेगा कि नहीं लेगा? आप कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट इस पे एक्शन लेगा हस्बैंड के खिलाफ कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो मतलब कोर्ट की एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? अग्रीमेंट है। आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, कि यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? अग्रीमेंट था। एनफोर्सिबिलिटी वाला यहाँ पर सीन नहीं था। तो ये सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट है। तो सर क्या हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? द आंसर इज नो, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, तो हम कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे सर? हम कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे सर? हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे सिर्फ इस पॉइंट को जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि अग्रीमेंट हो,
और अग्रीमेंट किसी के साथ एनफोर्सिबिलिटी लॉ के साथ हो तो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसी के साथ देखिए बच्चों, ये हमारा आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ ब्लू, डार्क ब्लू करके लिखा गया है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ये बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया आपको? सो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ये 15 मिनट के मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। ओके, अब देखिए ये है बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना? ऑलराइट, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब यहां तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले सर अग्रीमेंट क्या होता है ना? उसके लिए मैंने आपको बताया अग्रीमेंट में होते हैं दो चीज, एक होते हैं ऑफर देने वाला, एक एक्सेप्ट करने वाला, और उन दोनों के बीच में आना जाना चीज का होता है कंसिडरेशन का होता है। तो भैया तीनों चीज मिल जाए, जब ये तीनों चीज मिल जाए तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो तीनों चीज बन जाएंगे मिलके एक अग्रीमेंट। लेकिन अग्रीमेंट तो बहुत सारे हैं, उन अग्रीमेंट्स में से कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ सिर्फ अग्रीमेंट है। तो जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गए, क्योंकि अग्रीमेंट के साथ साथ क्या जुड़ गया, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ गया, तो वो क्या बन गए, कॉन्ट्रैक्ट बन गए। वो क्या बन गए, कॉन्ट्रैक्ट बन गए। लेकिन कुछ अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट बन के रहे क्योंकि उधर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं आया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वैलिड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। अब क्या बोला गया है कि, क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना, कि आपको मैंने बोला कि बिजनेस लॉ के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो मैं आपको 2 से 3 चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा जरूर। तो कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा क्या क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज ये बोला गया, सबसे पहली चीज ये बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको चाहिए अग्रीमेंट। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं सर, अग्रीमेंट के बिना तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो होना क्या चाहिए सबसे पहले, दैट इज अग्रीमेंट, बराबर। दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दूसरी चीज होनी चाहिए, दैट इज फ्री कंसेंट। यानी कि फ्री कंसेंट क्या होता है, देखो, यानी कि अगर मैं बोलूं ये है मोलू और मैं बोलूं ये है गोलू, मोलू ने बाइक का ऑफर दिया था कि आई वांट टू सेल अ बाइक टू गोलू। गोलू ने एक्सेप्टेंस दिया, बोले कि आई वांट टू बाय द बाइक ऑफ मोलू, तो मैं पैसे दूंगा मोलू को और बाइक लूंगा। तो मतलब ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मोलू ने दिया ऑफर, गोलू ने दिया एक्सेप्टेंस, करेक्ट। और बाइक भी हुआ कंसिडरेशन फॉर होम, गोलू। पैसा हुआ कंसिडरेशन फॉर होम, मोलू, है ना? तो अग्रीमेंट तो है सर, है ना? एक और चीज सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, ध्यान से देखिए, क्या गोलू को किसी ने बाइक बेचने के लिए मजबूर किया? नहीं तो। क्या मोलू को, सॉरी, मोलू बाइक बेच रहा था, क्या मोलू को किसी ने बाइक बेचने के लिए डराया, धमकाया कि आपको बाइक बेचनी ही पड़ेगी? नहीं तो। क्या गोलू ने मोलू पे कोई तरीके का प्रेशर, दबाव क्रिएट किया? नहीं। मोलू ने तो अपने मन से, अपने फ्री मन से, अपने फ्री मन से, मोलू ने तो अपने फ्री मन से बाइक बेचने का फैसला किया। और गोलू पे भी जब बाइक खरीदने की बारी आई तो किसी प्रकार का प्रेशर था? नहीं तो। सो इसने भी अपने फ्री मन से बाइक परचेस करने के लिए हाँ बोला। तो इसको जो फ्री फ्री मन है ना, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्री कंसेंट। हम इसको क्या कहते हैं, फ्री कंसेंट। मतलब मोलू का भी क्या था, फ्री कंसेंट। मतलब गोलू का भी क्या था बेटा, फ्री कंसेंट। मतलब सर ये दोनों का फ्री कंसेंट था? जी हाँ सर। तो मतलब दोनों का फ्री कंसेंट होगा तभी क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? द आंसर इज यस। सही समझे आप? तो दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आना जाएगा। अगेन तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए आपका अगेन फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, इसीलिए देखिए यहाँ पर दे रखा है फ्री कंसेंट। चेक, यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई तो जरूर होगी। उसके बाद मैं आपको बताया जा रहा हूँ क्या यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आपको सिखाने से पहले बता दूं कि यहाँ पर है टू पार्टीज। इसमें डिटेलिंग हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में, लेकिन ये आपको पहले समझना जरूरी है। इसमें बताया दो पार्टी, क्या कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी जरूरी है? क्या अकेला पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता अपने आप से? नहीं ना, अपने आप से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? खुद को ही बाइक बेचेगा, खुद से ही पैसा लेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ ना? तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो पार्टी। जैसे हमारे पास भी था मोलू और दूसरा था हमारा गोलू। मोलू था नंबर 1 पार्टी, गोलू था नंबर 2 पार्टी। तो मिनिमम कितने पार्टी चाहिए? 2 पार्टी। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जो आपको मैंने बताया था, एक था हस्बैंड, एक थी वाइफ। हस्बैंड ने ऑफर दिया था पकोड़े का कि मुझे पकोड़े बना के खिलाओ, करेक्ट है? ये ऑफर था। वाइफ ने बोला था हाँ ठीक है मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलो, करेक्ट है? यानी कि ये था एक्सेप्टेंस। करेक्ट बच्चों? करेक्ट बच्चों? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब अगर मान लो इन दोनों का एग्रीमेंट बना है, करेक्ट है? क्या हस्बैंड इसको लीगली ऑफर दे रहा है, क्या पर्सनल लेवल पे ऑफर दे रहा है? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, शादीशुदा लोग है, पर्सनल लेवल में ऑफर दे रहा है ना? वाइफ ने जो एक्सेप्टेंस दिया, क्या वो लीगल लेवल पे दिया, क्या पर्सनल लेवल पे दिया? नहीं सर, शादी की बात है, घर की बात है, तो पर्सनल पे दिया होगा। तो मतलब इन दोनों का लीगल रिलेशनशिप, इन दोनों का कोर्ट कचहरी कानून जैसे चीजों में फंसने का बनने का कोई सेंस नहीं है, कोई इनका इंटेंशन नहीं है। मतलब ये कानून से कोसों दूर है, कानून में लाना ही नहीं चाहते। ये लोग अपने पर्सनल पर्सनल चीजें खेल रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? ये अपनी कैसी चीजें खेल रहे हैं? पर्सनल पर्सनल, करेक्ट है? तो इनका कानूनी तरीके से कोई संबंध बनाने का इंटेंशन तो है नहीं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं सर इनका इंटेंशन कैसा है? इंटेंशन इनका कैसा है? पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का, या 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 लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का? आप बोलोगे सर लीगल जैसा कुछ है ही नहीं, पर्सनल है। एग्जैक्टली तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में भी वही होता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल इंटेंशन नहीं काउंट करते। कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज आती है, कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज आती है जहां आप किसी के साथ लीगल रिलेशन यानी लीगल संबंध बना रहे हो। तो क्या कर रहे हो? लीगल संबंध बना रहे हो तो लीगल रिलेशनशिप। आई बात आपको समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज आएगी जहां पर आप एक दूसरे के साथ लीगल संबंध बना रहे हो। तो समझ में आ गया आपको? दोनों दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हस्बैंड वाइफ में लीगल संबंध नहीं बनते। लेकिन अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अगेन इधर 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 इधर। ये बाइक वाला एंड पैसे वाला, क्या बाइक एंड ये गोलू एंड मोलू, मोलू बाइक बेचना चाहता था, गोलू बाइक परचेस करना चाहता था। अगर मोलू को पैसे नहीं आए तो क्या मोलू केस करेगा गोलू पे? हाँ। मतलब ये दोनों तो लीगल रिलेशन बना रहे हैं सर। हाँ। मतलब इनका इंटेंशन लीगल है सर। हाँ। तो मतलब सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट इनका जो बना है सर, इनका तो लीगल इंटेंशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इंटेंशन होना जरूरी? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली लीगल इंटेंशन होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप बनना चाहिए। इसी के लिए साथ हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब ये चारों पॉइंट फुलफिल होंगे, और इसके साथ बाकी पॉइंट भी है, लेकिन जब ये चारों पॉइंट फुलफिल होंगे तब हम क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट है।
इसके साथ साथ बाकी पॉइंट्स भी है। सो बच्चों, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आपसे रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने देखा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट बनता है तीन चीज़ों के साथ। पहला होता है ऑफर, ऑफर पे लगता है एक्सेप्टेंस, लेकिन इन दोनों के साथ साथ लगती है तीसरी चीज़, दैट इज कंसिडरेशन। जब ये तीनों चीज़ मिल जाते हैं तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको लगता है चार चीज़, मैंने जैसे आपको बताया, दो पार्टी लगते हैं, उसके बाद दोनों की इनकी इच्छा के हिसाब से होना चाहिए, फ्री कंसेंट। फिर हमने बोला कि सर दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। एंड फोर्थ चीज़, दोनों का इंटेंशन लीगली बाइंड होने का होना चाहिए, पर्सनल लेवल पे नहीं। सो ये होता है बच्चों आपका एक कॉन्ट्रैक्ट। सो बच्चों, आपको नेक्स्ट लेक्चर भी देखना तो आप देख सकते हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर हिट द लाइक बटन। एंड माय नेम इज डॉक्टर सैमुअल एंथनी। ऐसे ही मैं आपको हर लेक्चर मजे से आराम से पढ़ाऊंगा। सो बच्चों, सी यू इन क्लासरूम्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच।